क्या बेटा जगह नहीं है? बैठो कहीं बैठो। भाई लोग कितना ख्याल रखते हैं। तो बेटा बैठेंगे और स्कूल में मामला मोटे आदमी को परेशानी करते हैं। चलो स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात बंद करो बेटा, नोट्स आपको शाम तक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप 2 घंटे आनंद लीजिए चैप्टर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interrelationship between electricity and chemical reaction। यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है ना, उसको बताता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन। आपने शायद जूनियर क्लास में 2 तरह के सेल पढ़े होंगे, सर नाम तो जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ना? कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे भी वही 2 सेल हमको डिटेल में पढ़ने हैं। वही 2 सेल समझ गया है तो चैप्टर ही खत्म हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन में क्या रिलेशन है बेटा, 2 तरह के सेल होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। दोनों सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। मैं सिर्फ डेफिनेशन को क्लियर करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में रिलेशन को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यहाँ बेटा उल्टा, केमिकल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा वो सेल होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल वो होता है जहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और देखो क्या होता है, ये अब तो तुमको तुरंत समझ में आ रहा है, बट फिर तुम भूल भी जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, कि पता नहीं कौन इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहा था, कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा था। इसका सीधा सा आपको लॉजिक समझाता हूं, जरा समझो डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में क्या बताता है, रिलेशन क्या है।
देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो। अब रिलेशन समझो, क्या संबंध है दोनों में। या तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन होगी, या केमिकल रिएक्शन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यही दो रिलेशन हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर केमिकल रिएक्शन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसे सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब रिलेशन समझ में आ गया दोनों में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या रिलेशन होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हम करा रहे हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। इतना बताइए आप, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में दो ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ऐसे सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंडर रखेंगे, या तो केमिकल रिएक्शन कारण इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ ऐसे सब, ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है पूरा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बेटा पास हो जाती है, उसको हम लोग शायद कंडक्टर्स बोलते हैं, जो फिजिक्स में भी जानते हो। ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। और जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। बराबर, ये तो बेसिक बातें हैं बेटा। ठीक है, जैसे मेटल वगैरह क्या है, सब कंडक्टर है, बट प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, और आपका वुड हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। यानी नेचर में दो ही तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, या तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, या तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उन्हें हम कंडक्टर्स बोलेंगे, और जो नहीं कंडक्ट कर पाएंगे वो इंसुलेटर बोलेंगे। बट अपने को तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है इस चैप्टर में। ठीक है, अपना फोकस किस पे होगा, कंडक्टर्स पे। तो बात आती है कंडक्टर कितने तरह के होते हैं, तो कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो हम कंडक्टर्स की बात करें, ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बेटा दोनों में फर्क क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर तो पूरा आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बेटा वो कंडक्टर होते हैं जिनमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, अब सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया कि सब्सटेंस ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना ही रेड्यूस होता है। सीधी सी बात, जैसे अब अगर ये फैन चल रहा है या ये बल्ब जल रहा है तो एक वायर के थ्रू इसका कनेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यहाँ पे, बट ऐसा थोड़ी है इस वायर का कलर चेंज हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, या अंदर का जो कॉपर वायर है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो सबसे बेसिक फर्क क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ऐसे कंडक्टर में तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। अगर अंदर कॉपर वायर है वो कॉपर ही रहेगा, ना तो कॉपर +2 बनेगा, ना उसका कुछ भी होगा, ना ऑक्सीडाइज होगा ना ही रिड्यूस होगा। मतलब समझ रहा है डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन। सेकंड पॉइंट, अभी सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के पॉइंट बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होंगे, जितने भी मेटल्स है बेटा वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एकमात्र नॉन मेटल है जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। बराबर, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो ऑल द मेटल्स, सर्टेन मिनरल्स एंड वन नॉन मेटल कॉल्ड ग्रेफाइट। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की डेफिनेशन बताया कि ऐसे कंडक्टर जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, ना तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना ही सब्सटेंस रिड्यूस होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड एग्जांपल बताया बेटे, सारे मेटल्स, कुछ मिनरल्स और एक नॉन मेटल ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। थर्ड पॉइंट आता है भाई इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर हैं उनमें फ्लो ऑफ करंट होता कैसे है, तो आप बोलोगे इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ऐसा कोई मैं रॉकेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, रॉकेट साइंस, ठीक है, ये बहुत चिंदी चिंदी बातें कर रहा हूँ जो तुम फिजिक्स जानते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा बेटा आता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, कैसे जनरेट होता है रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, देखो मेटल्स होते हैं बेटा, आपने को पता है, ये देखो, मान लो ये मेटल है, हाँ, मेटल के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो सोडियम आयन है या कॉपर का मेटल है या आयरन का मेटल है, तो क्या होते हैं मेटल, क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ के फॉर्म में ऐसे रहेगा, उसमें आता हूं, टेंशन नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे रहेंगे, ये सोडियम आयन, मान लो मेटल का क्रिस्टल है ये, इसमें सोडियम आयन बराबर, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा यही रहते हैं मेटल के अंदर, बराबर ना, कि उनके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन पॉजिटिव आयंस को, जो मेटल के पॉजिटिव आयंस, इसको हम कार्नेल्स बोलते हैं, ठीक है, कार्नेल्स बोलते हैं इसको मेटल के अंदर। अब होता क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करें आसानी से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी मेटल के अंदर, पर होता क्या है कि अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस अराइज क्यों होता है, क्योंकि जब बता देखो ये जा रहे हैं रास्ते में, सामने कौन आ गया, कार्नेल, तो इन इलेक्ट्रॉन की कार्नेल से टक्कर होती रहती है पूरे रास्ते पर, जिससे उतनी करंट फ्लो नहीं हो पाती जितना होनी चाहिए। यानी कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे अराइज होता है, तो आप बताओगे ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्नेल्स। ये जा रहे हैं, अगर सोचो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है रास्ते में और कोई नहीं मिलता तो डायरेक्ट नहीं आ जाते, ठीक है, रास्ते में इनको इनका सामना करना पड़ रहा है पॉजिटिव आयंस का, उनके साथ ये टकरा रहे हैं, तो सर टक्कर खा के यहाँ तक आने जाए, टक्कर खा फिर उधर भाग गए, बात समझा क्या। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्नेल्स, ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे अच्छे बोल रहा हूँ, पकड़ते जाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस अराइज, भाई फ्लो ऑफ करंट में क्या बेटा बाधा उत्पन्न हो रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, क्यों रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि अगर प्यार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया तब तो बढ़िया करंट फ्लो करके ना, तो पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस अराइज होता है, उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, उसका रीजन होता है कि जो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो एक तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं एक जगह दूसरी जगह, रास्ते में उनको उनकी मुलाकात किससे होती है, बहुत सारे कारणों से, उनके साथ उनका टक्कर होता है, कोलिजन होता है, जिससे उनकी स्पीड भी रिटार्ड हो जाती है, बात समझे ना, जिससे क्या होता है कंडक्शन कम हो जाता है। एक बात समझ में आई क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्नेल्स, उससे थोड़ा बहुत रुकावट आ जाती है करंट के फ्लो में, समझ में आया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बढ़ता है या घटता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं उनका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ता है या घटता है। तो बेटा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में तो इसका जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब कंडक्टेंस कम हो जाएगा, भाई कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ना, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से उसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम। कंडक्टेंस मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस अराइजेस, इट मींस कंडक्टेंस डिक्रीजेस। अब बात आती है सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। अच्छा बताओ, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करे आसानी से तो कंडक्शन बढ़ेगा, जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बेटा इन कार्नेल्स को क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी, जुम 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 मोशन करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब सारे वाइब्रेशन कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन प्यार से मूव कर पाएगा, इसीलिए क्या होता है इनका कंडक्टेंस जाता है। बात समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये मैंने उंगलियों पे 5 पॉइंट बताए, बड़े इंपॉर्टेंट। भाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है, पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, पहला इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, सारे मेटल्स, कुछ मिनरल्स, एक नॉन मेटल ग्रेफाइट, ठीक है। तीसरा हमने पॉइंट आपको बताया, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चौथा, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर रेजिस्टेंस अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द कार्नेल्स। एंड द लास्ट पॉइंट, in electronic conductor on increasing temperature conductance decreases because on increasing temperature kernel start vibrating and they retard the motion of electron। समझ में आ गया, यही 5 पॉइंट है, नोट्स में एक साथ एक पैराग्राफ में ऐसे 5 पॉइंट मैंने लिख दिया है, आप पढ़ोगे लगेगा हाँ वही सब बातें बोला गया है क्लास में, ठीक है।
अब आते हैं बेटा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब ये क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? ऐसे कंडक्टर बेटा जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाता है। एक्चुअली पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी पे चलाना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मतलब ये आपको आज पढ़ाया, अब खत्म भी हो गया ये, अब पूरे चैप्टर में यही चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर जिनमें जब करंट फ्लो कराते हैं हम तो सब्सटेंस का क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन, यानी सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइज या तो रिड्यूस हो जाते हैं। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, या तो ऑक्सीडाइज या तो रिड्यूस। जैसे समझो, थोड़ा समझो, जैसे मान लो बेटा हमने एक कंटेनर में, थोड़ा आपको मैं इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूँ क्या होता है। एक कंटेनर लिया हमने, इसमें हमने फ्यूज्ड NaCl भर लिया, ठीक है। फ्यूज्ड NaCl का मतलब पिघला हुआ गला हुआ नमक, ठीक है। नमक को हमने इतना हीट कर दिया कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे फ्यूज्ड NaCl भर लिया। तो बेटा कई सारे मुझे Na+ और कई सारे Cl- आयंस मुझे यहाँ मिलेंगे, बराबर। मैं दो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl-, मैंने एक्वस नहीं लिया, मैंने नमक को हीट किया। एक्वस लूंगा थोड़ा सीन बदल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का, तो शाम को आपको समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या कर लिया, फ्यूज्ड NaCl नमक को बेटा इतना हीट कर दिया कि जो Na+ और Cl- में आयनिक बॉन्ड थे ना वो टूट गए, ठीक है, और वो अपने फ्री आयंस में आ चुके हैं। भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है, आपने सारा इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आप इलेक्ट्रोलाइट अच्छे समझ चुके होंगे अब तक। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाए उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो अपने आयनों में नहीं टूटते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसको पानी में डालो या जिसको गर्म करो तो अपने आयनों में टूट जाए, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर आप 1 मोल NaCl को पानी में डालोगे तो 1 मोल NaCl से जितना Na+ जितना Cl- बन सकता है सब बन जाएगा, थोड़ा भी NaCl अनडिसोसिएटेड नहीं बचेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% या 5% से कम आयनाइज होते हैं। एसिडिक एसिड को पानी में डालोगे, मान लो अगर आपने 1 मोल एसिडिक एसिड को पानी में डाला, हो सकता है 0.1 मोल ही डिसोसिएट होगा, बाकी 0.9 मोल अनडिसोसिएटेड हो। आने इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में पढ़ाया वीडियो में, आपने देखा होगा। तो Na+ और Cl-, है ना? अच्छा, तो देखो बेटा हमने क्या किया बेटा, फ्यूज्ड NaCl को हमने इसमें भर लिया। और जो मैंने वीडियो भेजा है अभी सब लोग देख लेना, डोंट कंफ्यूज की सर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, मजे में वीडियो भेजा होगा, वो चैप्टर में डिस्कस भी नहीं करूंगा। बात समझा ना? जो नहीं पढ़े हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो जब बाहर जाकर शोर नहीं बजा सकते आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया गया। मैंने वीडियो भेज दिया, मैंने नोट्स भेज दिया PDF फॉर्म में, अब आप पढ़िए ना पढ़िए आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और हम नहीं पढ़ाया है। सॉल्वेंटी प्रोडक्ट खोज रहा हूँ बेटा, मिल जाएगा भेज दूंगा, और नहीं मिलेगा आधे घंटे का टॉपिक है, बस पढ़ा दूंगा, ठीक है। लास्ट वाला ना सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बहुत बल्कि टॉपिक नहीं है, सबसे लॉलीपॉप टॉपिक वही होता है, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, ठीक है। आइए, तो यहाँ देखो Na+ और Cl- बेटा क्या हुआ बेटा, इसको हमने हीट किया, ये अपने आयंस में टूट गया, ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं ये समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होते हैं जब उसमें जब तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे एक टर्म तुमने बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस शायद सुन बहुत लिया होगा, बट एग्जैक्ट फील पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का होता क्या है। कुछ लोग इलेक्ट्रोलिसिस को ये बताएंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाना। आधे लोगों को तो यही रहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सुने बहुत हो गया, हाइड्रोलिसिस सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा, बट ना तो रियल चीज तुम हाइड्रोलिसिस का जानते होगे, क्या किसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन सॉल्वेशन में क्या फर्क होता है, बट जाने दो, अपना टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा Na+ और Cl- टूट के बैठ गया बेटा। अब आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का जो दिमाग में गलत कंसेप्ट बना है वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। अभी बेटा देखो, अभी कोई रॉड नहीं लगाया ना यहाँ पे, अभी ये आयंस का रैंडम मोशन चल रहा है, इसका जिधर मन कर रहा है वो भाग रहा है। सोडियम का मन कर रहा है चलो इधर घूम के आते हैं, जाएगा, क्लोरीन इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, रैंडम मोशन चल रहा है इसका। हमने क्या किया बेटा, इसी कंटेनर में हमने 2 प्लैटिनम की रॉड लगा, प्लैटिनम, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, प्लैटिनम रॉड, क्योंकि प्लैटिनम बेटा इनर्ट मटेरियल होता है। कोशिश की जाती है कि जो भी इलेक्ट्रोड लगाया जाए वो इनर्ट लगाया जाए, यानी उसके आयंस कहीं ना इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर जाए, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। अच्छा, इन इलेक्ट्रोड को लगाने से भी बेटा इन आयंस के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बेटा हो गया बैटरी का पॉजिटिव पोल
और ये हो गया बैटरी का नेगेटिव पोल, ठीक है। तो बफर का भी वीडियो नहीं है, बफर भी नहीं था क्या? हाँ ना, बफर था ना, हाँ ठीक है। इधर देखो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैंने बफर फिर से पढ़ाया, कुछ नहीं बताऊंगा। प्लस माइनस, मेरे पास बहुत कंटेंट पढ़ाने के लिए। प्लस, अब देखो जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा है, मैं ही खड़ा पढ़ा रहा था ना, कोई और तो नहीं पढ़ाया। मेरी बात वो कैसे समझ में आ रही है, तो रिवीजन दूंगा। प्लस समझो, ये देखिए, जिस रॉड को बेटा मैं बैटरी के पॉजिटिव पोल जुड़ा उस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जिस रॉड को मैंने बैटरी के नेगेटिव पोल उसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्या आप बताओ, अब भी Na+ और Cl- का जो मोशन है वो रैंडम रह जाएगा? अब तो फिक्स हो गया, जो पॉजिटिव आयंस है बेटे वो पहुंचेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो पहुंचेंगे पॉजिटिव प्लेट। अब इनका देखिए माइग्रेशन फिक्स हो गया। अभी तक क्या ये रैंडम थे, कहीं भी मूव कर रहे थे, लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाया, जिस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस रॉड को बैटरी के नेगेटिव पोल जोड़ा उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या था बेटा, अब इन आयंस का मोशन क्या, रैंडम की बजाय क्या हो गया, डेफिनेट मोशन हो गया, कि पॉजिटिव आयंस कहां पहुंच रहे हैं? नेगेटिव प्लेट में, और नेगेटिव आयन कहां पहुंचेंगे बेटा? पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, क्या हम पॉजिटिव आयंस को कैटायंस बोलते हैं? ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जिस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड कैथोड। ओके, पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कैटायंस। कैटायंस कहां पहुंचते हैं? कैथोड। क्या नेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते हैं? तो जिस इलेक्ट्रोड पे पहुंच रहे बेटे उसको बोलेंगे एनोड। इतनी बात समझ में आई? कैथोड एंड एनोड, सी से कैथोड, सी से कैटायंस। ठीक है, चलिए, तो कैथोड पे कौन पहुंच गया बेटा? कैटायंस, और एनोड कौन गया? एनायंस। अब बात आती है सर हो गई इलेक्ट्रोलिसिस, खत्म कहानी? नहीं, क्या रीजन है ये यहाँ के गए क्यों है? तो ये इसलिए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो आयंस है ना वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच के खुद को डिस्चार्ज करते हैं, अपने खोपड़ी पे रखे हुए चार्ज को खत्म करना चाहते हैं, वो न्यूट्रल होना चाहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझा ना? यानी ये क्या होंगे, ये Na+ मन में एक इच्छा लग गया है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, मैं न्यूट्रल हो जाऊं, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज से। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, जरा समझो, यहाँ पे दो रिएक्शन परफॉर्म होंगे। देखिएगा, अगर मैं बोलूं एट कैथोड क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बोलूं एट कैथोड क्या हुआ, एट कैथोड, कैथोड पे पहुंचते हैं कैटायंस, ठीक है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां हमेशा और हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। साइन मत याद करिएगा, क्योंकि साइन गैल्वेनिक सेल में रिवर्स हो जाएगा। अभी तुमको यहाँ कैथोड कैसा दिख रहा है? नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अभी जब गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे ना, तो एनोड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन मत रट्टा मारना। अगर कोई पूछे कैथोड को डिफाइन करो, कैथोड क्या होता है, सबसे सटीक डेफिनेशन जो होती है कैथोड की, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। ये दुनिया के किसी सेल के लिए गलत नहीं होता। बात समझा? व्हाट इज एनोड? इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। अच्छा बात बताओ बेटा, कैथोड पे कैटायंस पहुंचे हैं, यानी Na+ पहुंचा है। अब Na+ बताओ, खुद बताओ तुम, न्यूट्रल कैसे होगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो गया? मिल गया ना बेटा, क्योंकि खुद पे पॉजिटिव है। अगर इसको एक नेगेटिव आयन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो, जिस रॉड पे गया वहां भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट, और ये सोडियम सॉलिड यहीं पे इकट्ठा होता है। कितना इकट्ठा होगा वो फैराडे बताएगा शाम को। बात समझ में आता है क्या? चलिए, तो Na+, ये Na सॉलिड बन गया आपका। आगे बात बताएं बेटा, अब क्या हुआ? Cl- एट एनोड, एट एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है बेटा जहां ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे एनायंस पहुंचे होंगे। अब Cl- भी बेटा न्यूट्रल होने गया है। अब इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूट्रल कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे। देखो, जिस रॉड पे गया वो रॉड बहुत करीब है इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को उस रॉड को दे देगा, तुम रखो। अब ये Cl न्यूट्रल हो गए। बट अपने को पता है यार, क्लोरीन इस फॉर्म में तो कभी मिलता ही नहीं, इसका फॉर्म तो एलिमेंटल फॉर्म Cl2 है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 2Cl- गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझा ना? और अच्छे से बैलेंस करना है, इसको भी कर लो, 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। या ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिडक्शन में उतने ही गेन होते हैं ना, तभी तो रिडॉक्स होता है। बात समझा क्या? इसका मतलब कैथोड पे बेटा सोडियम डिपॉजिट हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हुई, बराबर। अब आप खुद बताओ बेटा,
क्या ये जो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हो गए, ये क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ रिडक्शन, ये क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन है रिडक्शन और केमिकल रिएक्शन? डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन कब हुई? जब तुमने बैटरी लगाई, बराबर है क्या? जब तुमने बैटरी लगाई यानी इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से ये रिएक्शन हुई। इसका मतलब ये खूबसूरत सा सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया क्या? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देने, जब तक तुमने बैटरी से नहीं जोड़ा था तब तक ये काम नहीं हुआ। जैसे तुमने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया। और जो मैंने एक लाइन बोली थी, सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। क्या ये रिड्यूस हुआ? क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ? इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया क्या? और ये फिनोमिना पूरी कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोई पूछे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर खुद को डिस्चार्ज कर लेना, आइदर बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छे समझ में आ गया? अब पहला पॉइंट इसका समझा जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, कि ऐसे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को जब हम फ्लो कराते हैं तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है। आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया तो क्या सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हुए, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुए? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझा? सेकंड पॉइंट, एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा? सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, सॉल्यूशंस ऑफ बेस और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये सब क्या होंगे? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जांपल होंगे। अपने को तो सॉल्ट पे ही डील करना है पूरे चैप्टर। NaCl को डाल देगा पानी में, AlCl3 को डाल देगा वो पानी में, MgCl2 वो पानी में डालेगा, बोले बताया कैथोड और एनोड पे क्या बना, कितना बना, कैलकुलेट कर। बात समझा ना? तो यहाँ पे क्या अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जांपल, तो क्या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जांपल है। तीसरी बात, वहां से कंपेयर करो। देखो वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में पहला डेफिनेशन क्या बोला था? जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। यहाँ क्या बोला? होता है। वहां का एग्जांपल मेटल, मिनरल्स एंड नॉन मेटल ग्रेफाइट। यहाँ का एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ बेस, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तीसरा मैंने वहां बताया था कि फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक में क्या बेटा, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा, आयन चार्ज कैरियर है ना यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा? द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाते, आयंस ले जाते हैं। बात समझा ना? तो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। चौथा पॉइंट उसका याद करो, वहां पे रेजिस्टेंस अराइज हुआ था ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्नेल्स। उससे अब यहाँ रेजिस्टेंस कैसे अराइज होगा ये समझना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है। देखिए पढ़ा दूं, चलिए देखिए, रेजिस्टेंस अराइजेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस अराइजेस in electrolytic conductor due to first solute-solute interaction, solute-solute interaction, solute-solvent interaction, solute-solvent interaction, solvent-solvent interaction, solvent इंटरैक्शन। समझिए, ठीक है? यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अराइज होता है, फ्लो ऑफ आयंस में जो डिस्टरबेंस होता है, जो रुकावट पैदा होती है, किस कारण से? या तो सॉल्यूट सॉलिड इंटरैक्शन, या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट। बात ऐसा समझ में तो आना चाहिए। जरा सुनो, यहाँ पे मान लो सपोज करो मैं एक्वस NaCl ले लिया हूँ, या चलो मोल्टेन ले लो। मोल्टेन पहले समझा देता हूँ। बहुत सारे Na+ बहुत सारे Cl- होंगे। ठीक है, अगर बेटा Na+ Cl- होंगे तो Na+ अलग मूव करे, Cl- अलग मूव करे, तभी तो क्या होगा? चार्ज कैरी होगा। अब हो सकता है एक Na+ अगले Cl- को अट्रैक्ट कर लिया, ना तुम जा रहे हो ना हमें जाने दे रहे हो। भाई सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब क्या है? अगर बहुत सारे Na+ और Cl- है तो क्या Na+ और Cl- में अट्रैक्शन नहीं होगा? जब Na+ और Cl- ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या ये फ्री होकर मूव कर पाएंगे? इसी को बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बाबा, फ्लो ऑफ करंट हो किस वजह से रहा है? आयन की वजह से या आयन के मूव करने की वजह से? भाई आयन लाख रहे, जब मूव ही नहीं कर रहा तो बेकार हो गया ना। इसका मतलब हो सकता है कि जब Na+ और Cl- मूव करे तभी चार्ज एक जगह दूसरी जाएगा।
अब Na+ और Cl- अगर एक ही बर्तन में रखे बेटे, बर्तन का गाँव के पास ओके, तो एक ही अगर पात्र में रखे गए, और अच्छा बोल देता हूँ, तो क्या होगा, Na+ और Cl- के बीच में क्या अट्रैक्शन नहीं चलेगा क्या? हो सकता है Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर कुछ बेटा सॉल्यूट और सॉलिड में अट्रैक्शन हो रहा होगा, क्या ये फिर फ्री होके मूव कर पाएंगे? तो रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको समझो एक्वस NaCl से। याद करो, Na+ और Cl पानी में टूटा, पानी तो वेट करता है, बस जाके घेर लेता है, हाइड्रेशन कर दिया। याद आया, पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग में। Na+ चारों तरफ से पानी ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। Cl- पानी ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। वो बेचारे मुंह भी नहीं करते, इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बेटा, इसको आप समझो विस्कोसिटी से। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में बेटा फ्रिक्शन या सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो क्या विस्कोसिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट में? अगर सॉल्वेंट के बीच फ्रिक्शन का फर्क, व्हाट इज द विस्कोसिटी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है, और हर एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करती है, और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है लेयर के बीच में, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा विस्कस होगा, बहुत गाढ़ा होगा, तो क्या होगा? आयंस का चलना फिरना मुश्किल होगा ना। मैं बोलूं मैं तुमको पानी में दौड़ाऊं, और मैं तुम्हें दलदल में दौड़ाऊं, कहां तेज भागोगे? पानी में। ठीक है, वहां तुम्हारे पैर ही फंस जाएंगे, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो। भाग पाओगे क्या? नहीं। तो समझ में आया क्या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी विस्कस फोर्स से अंदाजा लगाइए। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट उसका याद करो। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि वहां कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में तकलीफ हो रही थी। बराबर। अब बात आती है सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बेटा, उस थर्मल एनर्जी से ये सब इंटरेक्शन वीक पड़ जाएंगे। जब ये इंटरेक्शन वीक पड़ जाएंगे, तो आयंस का फ्लो होना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो ये सब इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। भाई याद करो, NaCl में आयनिक बॉन्ड था, तुमने NaCl को इतना हीट कर दिया, Na+Cl- फ्यूज स्टेट में कैसे आ गए? क्योंकि उस टेम्परेचर ने उस बॉन्ड को, Na+ और Cl- के बीच के बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया था। बात समझा ना? इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये सब इंटरेक्शन क्या पड़ जाते हैं? वीक पड़ जाते हैं, जिससे फिर से आयन का माइग्रेशन बहुत आसानी से होने लगता है। अंतर समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ था? कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ था। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा हो रहा है। समझ में आ गया? इतने में आइए अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अपने को इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ना, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करना है। समझ में आ रहा है चैप्टर? आइए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। किन किन बातों पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिफरेंस। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस पूछेगा तो लिख लोगे ना? 5-5 पॉइंट दिया है, बोर्ड में पूछते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कंडक्टेंस। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा हो सकता है, भाई अपने को पता है यार, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब या तो एसिड का सॉल्यूशन, या बेस का सॉल्यूशन, या सॉल्ट का, और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील किस पे कर रही है? सॉल्ट पे। ठीक है, तो हो सकता है जो मेरा सॉल्ट हो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता हो, जैसे NaCl वगैरह। और हो सकता है जो मेरा सॉल्ट हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता हो, जैसे वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट ले लो आप। बात समझा क्या? तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या 100% आयनाइज होंगे? भाई डेफिनेशन ही क्या होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? जो 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे, और अगर आयंस ज्यादा है यानी चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। आई होप समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। समझा क्या? भाई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ बेटा,
वो तो 100% टूट जाएगा ना, बहुत सारे आयंस दे देगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला कौन होता है बेटा? आयंस। तो अगर आयंस ज्यादा है, चार्ज कैरियर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा? ठीक है। अच्छा, इसका रिवर्स सोचो कि अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये तो लेस देन 5% डिसोसिएट होते हैं, लेस देन 5% का डिसोसिएशन होता है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ही कम होंगे क्या? अगर नंबर ऑफ आयंस यानी चार्ज कैरियर ही कम है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो कम होगा ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा? कम। ये बताओ पॉइंट समझ में आ गया क्या पहले? स्ट्रॉन्ग एंड वीक का। ठीक है। सेकंड समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर विस्कोसिटी। देखो इससे कैसे होगा बेटा, इसको जरा समझिए। सबसे पहले मैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट को कवर करता हूं। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में टूटे ना। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर पोलर सब्सटेंस? भाई आयंस में टूट रहे हैं, इसका पोलर ही होंगे ना। तो अपन ने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अगर मैं पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट डालूंगा तो बहुत बढ़िया डिसोसिएशन होगा, खूब सारे आयंस मिलेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि भाई वो प्लस माइनस में टूटते हैं ना। तो अगर जो सॉल्वेंट पोलर होगा, अगर मैं उसी में इलेक्ट्रोलाइट को डालूंगा तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलेंगे ना वहां पे, और कंडक्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं एक प्लस माइनस में टूटने वाले कंपाउंड को ऐसे सॉल्वेंट डाल दूं जो नॉन पोलर है, वहां डिसोसिएशन ही कम होगा, नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या? अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ, पोलर सॉल्वेंट हुआ, और हमको पता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी पोलर होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो आपको नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पोलर में पोलर बहुत आसानी से डिसॉल्व होगा, अच्छे से टूटेगा, डिसोसिएट होगा, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम उसी पोलर, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो कि पोलर नेचर का है, उसको अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दूं, है ना, तो भैया नॉन पोलर में पोलर अच्छे से डिसॉल्व कहाँ होगा? इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बहुत कम मिलेंगे और चार्ज कैरियर ही कम हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? विस्कोसिटी के बारे में समझो। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड, है ना। तो अगर बताओ कि अगर लिक्विड लिक्विड के बीच फ्रिक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ऐसे समझो विस्कोसिटी का मतलब ये समझ लो, अगर फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, गाढ़ापन समझ लो पानी का, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट का गाढ़ापन, जो सॉल्वेंट जितना ज्यादा गाढ़ा है उसका उतना ज्यादा विस्कस है। जैसे आप एक टेबल पे हनी गिराओ, एक टेबल पे आप पानी गिरा दो, कौन तेज भागेगा? पानी। हनी आराम से बहुत तेजी से नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि उनके लेयर के बीच फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, और देखो हनी गाढ़ी होती है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस कम होगा ना, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होगा? कम। और अगर आसानी से आयंस माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो करंट को कैरी भी नहीं कर पा रहे होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। बराबर है क्या? लेकिन अगर इसका उल्टा सोचे कि विस्कोसिटी कम है, सॉल्वेंट विस्कोसिटी कम है, यानी फ्रिक्शन का फोर्स ही सॉल्वेंट के बीच में कम है, तो आप बताइए ना, फ्रिक्शन के फोर्स में लिखा था ना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मजबूत टाइप का होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? वही पढ़ाया भी तो उस बात को है, वही बता रहा हूँ कि अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होगा? ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। बताओ इसकी बातें समझ में? ईज ऑफ माइग्रेशन की आयंस पे चलने की जो मैं बताऊं कि टेंडेंसी है, आयंस आसानी से चल पा रहे हैं, ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस हो, ठीक है। तो अगर भाई सॉल्वेंट गाढ़ा होगा ना, तो आयंस को चलने फिरने में दिक्कत होगी ना,
और आयंस अगर सॉल्वेंट अगर गाढ़ा नहीं होगा तो आयंस को चलने करने में आसानी होगी बेटा। ठीक है, तो वही बात है, तुम दलदल में चल रहे हो, तुम नॉर्मल चल रहे हो, बस वही हाल है। समझ आ रहा है क्या? चलिए इतने बताओ, इतने में कोई दिक्कत? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर विस्कोसिटी हो गया। अगला होता है इसमें थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा अलग रीजन बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग के लिए तुम अलग रीजन बोल सकते हो। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, जिससे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नए आयंस नहीं मिलने वाले हैं आपको। वहां पे क्या टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे एक आयन का दूसरे आयन की मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इसको बाद में भी डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, अगला जो है वो है आपका कंसंट्रेशन। ये जरा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको जरा समझिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है बेटा वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए अलग अलग रीजन, जरा समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। और वीक में क्यों डिक्रीज होगी? एक बात बताओ बेटा, तुमने एक मोल, मान लो तुमने 100 ग्राम एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 100 में से बेटा वो 1 ग्राम क्या हुआ? आयनाइज हुआ है, 1 ग्राम, क्योंकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बताओ तुम और अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो तो क्या तुम वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर रहे हो क्या? भाई अभी तो 99 ग्राम वही बचा है जो टूटा नहीं है, तुम और डाले पड़े हो। बात समझ पा रहे हो क्या? भाई तुमने 100 ग्राम को पानी में डाला और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो कितना ग्राम टूटा? केवल 1 ग्राम। यानी अभी तो 99 ग्राम एसिटिक एसिड उस पानी में खुद पड़ा है जो अभी तक टूटा ही नहीं अपने आयंस में, तो उसमें और 100 ग्राम ऊपर से डाल दिए। और पानी का डाइलेक्ट्रिक ही तो उस बॉन्ड को तोड़ रहा है ना। ठीक है, पानी तो उतना ही है और तुम इलेक्ट्रोलाइट डाले पड़े हो वीक में, तो क्या हुआ? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग केस में क्या है? तुम जितना डालोगे वो सब टूट जाएगा। तुमने 100 ग्राम डाला NaCl, 100 ग्राम जितने Na+ जितने Cl- बन सकते थे बन गए पानी। फिर तुमने 100 ग्राम डाल दिया, उससे भी क्या होगा? सारा का सारा फिर टूट जाएगा। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी का मोहताज नहीं होता, ये जान जाओ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तुम कम पानी में डालो, ज्यादा पानी में डालो या बहुत ज्यादा पानी में डालो, पूरा का पूरा टूटेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो तुमने 100 ग्राम NaCl लिया, उसको तुमने पानी में डाला बेटा, 100 ग्राम NaCl जितने Na+ जितने Cl- बन सकते हैं वो बन गए। फिर तुमने और डाल दिया NaCl को, वो भी क्या पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो बताओ, क्या अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊं तो क्या नंबर ऑफ आयंस बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे? और अगर नंबर ऑफ आयंस एक गिवन वॉल्यूम में बहुत बढ़ गए तो क्या दो अपोजिट आयन के बीच में डिस्टेंस नहीं कम हो जा रही होगी? समझो बेटा कि मान लो 1 लीटर का वेसल था, उसमें 100 Na+ थे, 100 Cl- थे पानी के अंदर, तुमने और डाल दिया उसमें NaCl, अब 100 Na+, 100 Cl- और आ गए, तब उसी 1 लीटर के वॉल्यूम में 200 Na+ और 200 Cl- है। जब 100 Na+ और 100 Cl- थे तो हो सकता है Na+ और Cl- के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहा हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर रहे हो, आसानी से मूव कर रहे हो। अब उतने ही वॉल्यूम में अगर 200 आयंस आ गए तो क्या Na+ और Cl- के बीच में डिस्टेंस कम हो गई ना, क्योंकि जगह तो उतनी है। अब अगर डिस्टेंस कम हो गई तो अट्रैक्शन खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या वो चार्ज को कैरी कर पाएंगे? इसलिए बोल रहा हूँ कंडक्टेंस। आया समझ में क्या अच्छे से? ठीक है, इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन of electrolyte, electrolytic conductance decreases. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। मैंने रीजन भरपूर लिखा है वहां पे नोट्स में, पढ़ लेना। जो यहाँ बोला है वही वहां लिखा है नोट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, तो ये हो गया पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कंडक्टेंस क्या होता है। ये तो भैया भूमिका बना रहा था चैप्टर में।
भूमिका समझ में आ गई होगी हम पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जहां से रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे क्या, कंडक्टेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलार कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कोलराउच लॉ क्या होता है, ठीक है। मतलब हमारे पढ़ने का तरीका तुम्हारे बुक से थोड़ा रिवर्स रहेगा। बुक में पहले गैल्वेनिक से पढ़ा दिया गया हो या इलेक्ट्रोलाइटिक से पढ़ा दिया गया हो, हम पहले ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कवर करेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा कंडक्टेंस क्या होती है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैं जो भी कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं ना, मैं कतई मेटालिक कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सब कुछ चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब तुम्हारे लिए इसलिए इतने देर से मैं भूमिका बना रहा था, तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर चल जाए कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब मेटल या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सोचना भी, जब भी मैं बोलूँ ना कि कंडक्टेंस, तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए, एक बर्तन है उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए, उसको कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, ठीक है। आइए कंडक्टेंस की बात करते हैं। अगर हम कंडक्टेंस को बेटा या तो हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका G से या तो C से, कंडक्टेंस को जो भी रिप्रेजेंट करना कर लो आप, ठीक है। G से भी या C से भी, एनसीईआरटी जी लिखती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, अगर इस कंडक्टेंस को अगर समझना है मुझे, तो सबसे पहले अगर अपन लोग रेजिस्टेंस समझे, रेजिस्टेंस क्या होता है आपने को पता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर मान लो बेटा, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कि मान लो मेरे पास कोई एक मेटालिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है A सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। अगर इस कंडक्टर में हम V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है। इसमें अगर हम V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा V अपॉन I, ओम्स लॉ, ठीक है। R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, बराबर। अगर मैं रेजिस्टेंस की यहाँ पे यूनिट आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम, या उसको ऐसे बनाते हैं स्पीड मीटर जैसे, बराबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गई क्या है भाई, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, बराबर ना बेटा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टेंस को मैं G से दिखा रहा हूं, क्या इसको मैं 1/R लिख सकता हूं क्या, ये हो गया कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, 1/R। यूनिट, यहाँ यूनिट का बहुत खास ख्याल रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यूनिट ही पूछते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट बताइए, ठीक है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका यूनिट वाला, ठीक है। और थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि तुम जो पढ़ के जाओगे थोड़ा वो SI में पूछ लेंगे तुमसे, तुमको पढ़ाया जाएगा CGS में और क्वेश्चन आएगा SI में, बस सेंटीमीटर को मीटर बोलना बस, ठीक है। यूनिट जो होगी यहाँ पे क्या 1 अपॉन ओम होगा क्या, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम का मतलब क्या, मैं इसको ओम इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, ओम इनवर्स मतलब उल्टा ओम, उल्टा ओम लिखूंगा तो क्या मो बोल सकता हूँ क्या, अरे ओम इनवर्स ओम का उल्टा MHO मो, बराबर ना, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ सीमेंस, सीमेंस, ठीक है। बात समझ रहा क्या, या फिर इसको कभी कभी ऐसा लिख देंगे, स्पीड ब्रेकर -1, बराबर ना, सर हर तरह दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे, सब लिख दिया इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओम इनवर्स या मो या सीमेंस, ठीक है। सीमेंस बहुत अच्छा बेटा, इसका बहुत टॉप क्लास की यूनिट है, इसके तो बड़े सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, सीमेंस का फैन आता है, AC आती है, फ्रिज आती है, सब कुछ बनता है इसका, ठीक है। आइए, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बताओ इतनी कहानी में कोई दिक्कत है अभी तक, कंडक्टेंस समझ में आ गया अच्छे से, यूनिट समझ में आ गई। अब बात आती है बेटा, अब अपने को क्या समझना है, 3 तरह के कंडक्टेंस को समझना है। एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपली कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब बिल्कुल फ्लैट न्यूमेरिकल आते हैं,
इलेक्ट्रो से आसान चैप्टर कोई होता भी नहीं जानते। अगर तुमको फार्मूला याद है ना तो आराम से क्वेश्चन बनते हैं इसके। फार्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर ही है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास है भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये चैप्टर बना है। आइए चलो देखो, कंडक्टेंस में पहला पढ़ा, बहुत ध्यान समझिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आराम से टॉपिक को समझिएगा इस वाले। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपली कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ठीक है, न्यूमेरिकल में 99% चांस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम लिखता है, कंडक्टिविटी ज्यादा लिखता है। ठीक है, तो जब भी बोले कि कंडक्टिविटी समझ लेना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है, और इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के साइन से, दिस इज कॉल्ड कप्पा। ठीक है, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी सिंपली कॉल्ड एज कप्पा। आइए अब समझते हैं ये कप्पा है क्या। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या, जरा समझो। अगर मैं बोलूं, अभी जब हमको आपको कंडक्टेंस पढ़ाना था तो मैंने आपको थोड़ा सा फील दिया रेजिस्टेंस, बराबर। अब मुझे आपको समझाना है क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो पहले समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, बराबर। आइए, हमने ये जाना है बेटा कि अगर मेरे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है, पहले मेटालिक कंडक्टर में बात करूंगा फिर अपनी कहानी चेंज करूंगा। अगर इस मेटालिक कंडक्टर का लेंथ जो है L सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, तो आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to length of that conductor, है ना। resistance is directly proportional to length of that conductor and resistance is inversely proportional to area of cross section of conductor। क्या यही दो बातें पढ़ी है? अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L by A। इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस रो L by A लिख सकता हूं, और ये जो रो है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रो है ना दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और सिंपली कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं मुझे रो को डिफाइन करना हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, तो अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर को बेटा 1 सेंटीमीटर मान लूं, कंडक्टर की लेंथ को क्या मान लूं 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं, तो क्या R इज इक्वल टू रो होगा क्या, बराबर। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का कोई कंडक्टर है उसकी जो भी रेजिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझे ना। यूनिट लेंथ अब तुम 1 मीटर मानो, 1 मीटर में स्क्वायर मानो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो भी कंडक्टर होगा, अभी मैं सारी बातें कहां कर रहा हूं मेटालिक पे, अभी इसको मुझे लाना है कंडक्टिविटी सेल के अंदर। ठीक है, तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो भी कंडक्टर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उससे क्या बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो। समझ में आ रहा है क्या। चलिए यहाँ पे लगे हाथ इनकी यूनिट भी देख लीजिए। अगर मैं यहाँ रो लिखूं, रो की यूनिट निकालूं, तो क्या पहले मैं RA/L लिखूंगा क्या, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट RA/L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ गया ओम सेंटीमीटर, ये हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात समझा ना, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बात अब ये आती है, अपने को तो पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ना है अपने को या कंडक्टिविटी पढ़ना है, तो मैं बोल सकता हूं क्या रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना। इसका मतलब डिफाइन कर सकता हूं रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आराम से देखिए जरा, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, तो फिर एग्जैक्ट मतलब बताता हूं।
इसका मतलब क्या मैं कप्पा जो होगा क्या वो 1/ρ होगा क्या? कप्पा इक्वल टू 1/ρ भाई, रेसिप्रोकल। अच्छा बेटे क्या 1/ρ, रो यहां से क्या निकला? RA/L निकला है क्या? RA/L। तो क्या कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A लिख सकता हूं क्या? बराबर, ठीक है। ये वो फॉर्मूला आ गया जिसमें हर भर के न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अब लेकिन L/A की फील्ड यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लेंथ तो नहीं होगा कंडक्टर का। अब बात आती है सर ये तो आप सब कुछ बता रहे हो किस पे? मेटालिक कंडक्टर पे। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी सेल पे। अपने पास तो सर एक वेसल होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होगा और 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में L और A क्या हो भाई? यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर सर L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बट अपने पास तो कंडक्टिविटी सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे, यहाँ L और A हम क्या रखेंगे? तो यहाँ L और A क्या रहता है बेटा? तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है ना, वही यहाँ के लिए L कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इलेक्ट्रोड का, ये यहाँ होता है A। मतलब कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, ये जो L होता है क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और A क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। डायरेक्ट दे दिया जाता है आपको, क्योंकि आपको पता है। एक बात बताओ बेटा, ये जो L है और ये जो A है, L/A की वैल्यू हर सेल के लिए कांस्टेंट होती है। एक बात बताओ, जब तुम सेल बना दोगे तो ऐसा थोड़ी जब रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे, जादू होगा ऐसा है ना? जहां तुमने लगा दिया जिस डिस्टेंस पे फिक्स हो गए ना, तो L क्या होगा? फिक्स। और तुम हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हो, ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रोड निकल रहा है अंदर से, उसका एरिया चेंज हो रहा है। यानी L और A क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट हो गया। इसीलिए L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल G स्टार या स्मॉल b। महाराष्ट्र बोर्ड स्मॉल b यूज करता है, एनसीईआरटी G स्टार यूज करता है। बात समझा क्या? G स्टार या स्मॉल b। इवन बेटा इसकी यूनिट भी पूछी जाती है आपसे, सेल कांस्टेंट। एक बात बताओ बेटा, ऊपर क्या लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड है? लेंथ तो सेंटीमीटर में रखेंगे, ठीक है। अरे 1 मीटर थोड़ी इलेक्ट्रोड लगाओगे, कितनी बड़ी बैटरी बनाओगे? बात समझा क्या? और एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। पर ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं ना, अपन लोग सेंटीमीटर सेंटीमीटर पढ़ाते हैं, ये यहाँ पे जब यूनिट सेट करते हैं ना, तो बीच में कहीं छोटा सा SI लिख के तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने भी क्वेश्चन गलत किया है, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी अपने समय में गलत किया है, इसलिए डरता हूँ तुम भी गलत करो। क्योंकि इतना फेवरेट रहता है ना ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब ना, कि अपने को समझ ही नहीं आता कि यार SI भी लिखा है वहां पे, ठीक है। वो गलती हो जाती है, पहला ऑप्शन जो आप खूब पढ़ते हो वही पहला ऑप्शन दिख जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट, समझा क्या? अच्छा बेटे बता, इसका मतलब क्या मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिख दूं तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं? बहुत ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान समझो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, क्या 1/R को मैं कंडक्टेंस लिख सकता हूं? बराबर ना? इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल खूब आता है, ठीक है। जितना पढ़ाया कुछ ना समझ में आया वो चलेगा, ये फॉर्मूला रट लो, काम हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब कभी कभी कंडक्टेंस कभी नहीं देगा, हमेशा वो रेजिस्टेंस देगा, उसको 1/R करके निकालोगे, और तुमको हमेशा L बता देगा A, ये हमेशा बताया जाता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कभी छुपाया नहीं जाएगा तुमसे। या तो डायरेक्ट बोल देंगे सेल कांस्टेंट इतना है, या बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है। तो और बहुत गंदा क्वेश्चन अगर बनाए तो क्या बना सकते हो बता दूंगा कि भाई एरिया बता दे आपको, नहीं तो तुम क्या करना, मान लो ये वाला इलेक्ट्रोड बोल दिया 10 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है, और सॉरी 8 सेंटीमीटर का है मान लो। अब ये 10 है, ये 8 है, अब एरिया लेना है, तो इसकी जितनी परछाई यहाँ पड़ रही है वही एरिया है। तो बड़ी एडवांस लेवल की बात है और मेंस में नहीं पूछेगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ये आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो अपने को कॉमन एरिया चुनना है, तो 8 और 8, इसकी 8 की परछाई इधर दिखेगी ना, तो उसी का एरिया निकालना है बस 8 का।
बट ये मेंस और नीट लेवल तक नहीं पूछेगा इतना बेकार क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका काम यही चल जाएगा, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा समझ में आ गया। बट अभी भी आपने इतना ही रटा होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। बट अभी भी एग्जैक्ट फील नहीं आई है सर, कोई बढ़िया तरीका बताओ ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं दोनों इनके बीच की डिस्टेंस को, जरा समझो, जरा बहुत ध्यान समझो, आराम समझो, क्योंकि ये वाली फील लेना बहुत जरूरी। समझो, मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड ये है, इनका एरिया मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो क्या वॉल्यूम 1 cm क्यूब नहीं होगा क्या? बताओ ना। अरे एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड का एरिया क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर और लेंथ क्या 1 सेंटीमीटर, क्या 1 cm क्यूब ये क्यूब नहीं बन गया है? बात समझा क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब बना, 1 cm क्यूब का मतलब 1 ml, 1 cm क्यूब मतलब क्या 1 ml। इसका मतलब बेटा 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये भर लो दिमाग में, इसी से काम होने वाला तुम्हारा। यानी कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, आप बोलना कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कोई पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दो, तो 1 ml सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझा फील इसमें क्या बता रहा हूं? मेटालिक कंडक्टर भूलो आप। कोई पूछे व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, आपका तुमको फार्मूला याद हो गया, कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट। बट व्हाट एग्जैक्ट फील क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की? 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस मौजूद है जब वो बेचारे चलेंगे फिरेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यानी कंडक्टेंस पर ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये चीज दिमाग में भर के जाना यहां से बाहर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस स्पेसिफिक, यानी 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस होते हैं उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर इसकी यूनिट भी बहुत पूछते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक बात बताओ, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो थी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल थी क्या? बराबर। और अभी अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकाली थी ओम सेंटीमीटर, थोड़ी देर पहले निकाली थी ना इसकी यूनिट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या थी? ओम सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कप्पा की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यस, ओम इनवर्स को मैं क्या लिखता हूं? मो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकता हूं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझा ना? ठीक है, या आप लिख सकते हो उल्टा स्पीड ब्रेकर सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ रहा है क्या? इस तरह से इसकी क्या बन जाएंगी? यूनिट्स बन जाएंगी। और ये यूनिट पता नहीं कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, बस उसने ऐसा ही पूछ लिया था, जहां सेंटीमीटर है वहां मीटर कर देना। और ऑप्शन जब बढ़िया बनाया था, सीमेंस भी दिया था, ओम भी दिया था। ओम वाला टिक करना, बड़ी यूनिट। बात समझे ना? अगर एसआई में जो पूछा गया क्वेश्चन वहां सीमेंस मीटर इनवर्स भी ऑप्शन था, ओम मीटर इनवर्स भी ऑप्शन था। ओम वाला टिक करना, सीमेंस वाला टिक करना। समझ में आ गया क्या? एसआई में आपका बेटा गलत बात है, बड़ी यूनिट लेते हैं ना, ओम्स को लेते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया क्या इतनी बात यूनिट का? तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हुई? व्हाट? 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या कहलाती है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बिल्कुल, मतलब कि नींद में रहो, कोई जगह पूछे भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस जानते हो क्या, आपको बता के फिर सो जाना। 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बात समझा ना? क्योंकि इसी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकालोगे अभी। ठीक है, चलिए अब बात आती है बेटा, अभी ये बात बताओ, सेल्फ कांस्टेंट में न्यूमेरिकल आता है। देखिए ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में चलता रहे। कप्पा इक्वल टू G इंटू जी स्टार, चलेगा साहब? कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट, और G को भी 1/r तो कर ही लो। ठीक है, चलिए ये आप देखते रहो जब तक नहीं जा रहे हो, यहाँ से याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बेटा हमने समझ गया कि 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक है।
बट अब मामला फंसेगा कैसे? सपोज करो मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस काफी हद तक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो मैंने एक बच्चे को बोला भाई तुम्हारे NaCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताओ, उसने कहा सर मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ रहा है 50, ठीक है। दूसरे बोला भाई तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस NaCl का बोल रहा है 100, तो ये वेरिएशन क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा होगा। भाई जिसने कम NaCl को डाला होगा उसके 1 ml में कम Na+Cl- होंगे, जिसने ज्यादा NaCl डाला होगा उसके 1 ml में ज्यादा Na+Cl- होंगे। यानी काफी हद तक ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है ना। नहीं तो बात वेरी कैसे कर गई भाई? 1 ml सॉल्यूशन कंडक्टेंस स्पेसिफिक, तुम NaCl की अलग बता रहे हो, तुम अलग बता रहे हो, समझ बात नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? इसका मतलब भाई ने क्या किया है, कम NaCl डाला है, ठीक है, उसके 1 ml में भी कम Na+Cl- है, दूसरे भाई ने ज्यादा NaCl डाल दिया है, उसके 1 ml में ज्यादा Na+Cl- है। इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है काफी हद तक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसीलिए हम कंसंट्रेशन को अब फिक्स करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन फिक्स नहीं थी, अब हम कुछ ऐसे लाएंगे कंडक्टेंस की टर्म जिसमें कंसंट्रेशन फिक्स कर दूंगा। इसमें दो लाऊंगा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोलार कंडक्टेंस। मोलार कंडक्टेंस इसको अपन लोग दिखाते हैं सिंबल लैम्डा एम, ठीक है। मोलार कंडक्टेंस लैम्डा एम। अब ऐसा लिखा जाता है उल्टा भी, तरह यहाँ लैम्डा लिखा, तुम ऐसा लिखो, तुम ऐसा लिखो, बात एक ही, ठीक है। बट पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा ऐसा लिखते हैं मोलर कंडक्टेंस, और आयंस के लिए लैम्डा ऐसे लिखते हैं। अभी कोलराउस लॉ में ये बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए मोलार कंडक्टेंस क्या होती है मैंने भी डिफाइन कर दूं। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, conductance due to all the ions present in that volume of solution, present in that volume of solution, that volume of solution which contains 1 mole electrolyte। अब डेफिनेशन को समझिए, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यानी आपको सॉल्यूशन में से हाथ डाल के वो वॉल्यूम बाहर निकालना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला, और उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज मोल। अगर आपने सॉल्यूशन में हाथ डाल के ऐसा निकाले जो 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट गुला है, उसमें आयंस कितने हैं 100, तो मोलर कंडक्टेंस होगी 50, क्योंकि तुमने 2 मोल वाला उठाया है। 2 मोल में 100 आयन, तो 1 मोल में 50। फील आ रही है कि नहीं? यानी सॉल्यूशन से आपको हाथ डाल के वो वॉल्यूम को बाहर निकालना है इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ। बात समझ आ रहा है? अब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी आप वो वॉल्यूम निकालिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला है, तो जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला होगा उस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। बुझाता है? समझ में आया कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? ठीक है, यानी वो वॉल्यूम उठाइए जिसमें क्या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिसॉल्व है। अगर मान लो बेटा आपने कोई ऐसा सपोज करो बेटा 100 ml में 1 मोल डिसॉल्व था, 100 ml आपने क्या किया 200 ml उठा लिया, अब 100 ml में 1 मोल डिसॉल्व था, अब तुम 200 ml का कंडक्टेंस निकाल रहे हो ना, तो वो आपकी मोलर नहीं हुई थी। आपको वो वॉल्यूम पकड़ना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। तो जितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा उतने वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस होंगे उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। समझ में आता है? बोलो, ऊपर से आ रहा है क्या? अब एक बात समझिए, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, जरा समझो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। सर बोलो हमको नहीं समझ में, आपने कैसे लिख दिया, समझाता हूं। सुनो, एक बात बताओ बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी? कंडक्टेंस पर ml सॉल्यूशन। तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूं क्या कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसकी थोड़ी देर लिए फील लेने के लिए मैं इसको कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या?
भाई 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ही तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी ना, इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ी देर समझो इस बात को, समझ में आ रहा है क्या भाई? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या थी, स्पेसिफिक थी ना। तो आप एक बात समझो बेटा, अगर यहाँ पे मैं मोलर कंडक्टेंस लिख दूं तो क्या कप्पा इंटू वी नहीं हो गया? कंडक्टेंस की जगह मैंने यहाँ मोलर कंडक्टेंस लिख दिया, कप्पा इंटू वी नहीं आएगा क्या यहाँ? आप समझ रहे कहां से ला रखा है इसको? बोलो भाई, कप्पा क्या होता है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ना, ठीक है। इसका अगर यहाँ मैं मोलर कंडक्टेंस लिखूं तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, यहां से लाया हूं। बात समझा? अब बात आती है कि भाई कप्पा तो पता है, ये वॉल्यूम कैसे निकालें? अब जरा समझो, हमें तो वो वॉल्यूम लेना है जिसमें कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट बुलाओ, एक। चलिए थोड़ी देर के लिए मोलैरिटी पे आई। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर वॉल्यूम ml में है तो इनटू 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 1000 है, ऊपर जाके इनटू, बराबर। ये आपका फॉर्मूला। एक बात बताओ, आपको कौन सा वॉल्यूम लेना है जिसमें कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट घुले हों? एक। क्या मैं यहाँ एक लिख दूं? ठीक है, चलिए मोलैरिटी इक्वल टू, आपको वो वॉल्यूम लेना है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला है, इनटू v इनटू 1000। तो क्या बेटा यहां से v 1000 अपॉन मोलैरिटी नहीं आएगा क्या? बस उठा के यहाँ छाप तो फॉर्मूला बन गया। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये रहा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। समझ में आ गया क्या? पर मोलर कंडक्टेंस कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। अभी जब इक्विवेलेंट पढ़ाऊंगा उसका नॉर्मलिटी करूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब बात आती है कि आप देखो सब कुछ देगा आपको मोलैरिटी, हमेशा मोलैरिटी कभी निकलवाएगा ही नहीं, वो हमेशा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। बहुत करेगा, रेजिस्टेंस देगा, जिससे तुम पहले क्या निकालो? कंडक्टेंस, फिर सेल कांस्टेंट, फिर कप्पा, फिर यहाँ निकालो। अलग बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये देके ये पूछ लेगा, ठीक है, ये और ये देके ये पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला याद करोगे तो काम हो जाएगा। बताओ रटिएगा नहीं, बना के दिया, समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? अब इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, तो कभी कभी आपको बताएगा नहीं कि हमने मोलर कंडक्टेंस दिया, तो बोलेगा कि द कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन 1.0028, ठीक है, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेंस। तो आपको यूनिट से पता करना पड़ेगा ये मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, बहुत ध्यान से लोग देखिए, कप्पा की यूनिट हमने पढ़ा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही है कप्पा, ठीक है, अपॉन 1000 to 1000 उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मोलरिटी होगी मोल पर लीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं मोल पर सीएम क्यूब, लीटर का मतलब सीएम क्यूब। चलिए, तो क्या ये यूनिट होगी? ओम इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ये जब सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो -3, फिर ये ऊपर जाएगा +3, समझ पा रहे हो क्या? ये नीचे है, ऊपर गया तो -3, फिर ऊपर गया तो +3 और -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ये हो गई साहब इसकी यूनिट, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को क्या मैं मोल लिख सकता हूं? मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसको मैं लिखता हूं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या उल्टा स्क्रीन पे। बात समझा क्या? आया समझ में यूनिट कैसे है? कुछ भी चीजें रटा नहीं रहा हूं, सब बता रहा हूं, तुम भी रटने का प्रयास मत करना, रटोगे तो भूल जाओ, खुद निकालो। समझ में आ रहा है क्या? तो आइए, अब आपको मोलर कंडक्टेंस में कोई डाउट किसी को है क्या? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए बेटा मैंने वो वॉल्यूम रखा जिसमें मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया। बात समझा ना? अगर यहाँ 2 मोल डिसॉल्व है तो वो वॉल्यूम में नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गया क्या? आइए, और जिसको कुछ ना समझ में आया हो प्लीज ये फार्मूला रटना, मान लीजिए अब काम होगा, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कभी भी मोलर कंडक्टेंस होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे लास्ट में कब बोलेगा, जिसको कुछ ना समझ में आया ये कर ले, हम दूसरे लिए बैठे हैं, जिसको कुछ ना समझ में आया ये कर ले, वो लोड कर ले, सब यही कर ले, समझने का भी प्रयास नहीं करेंगे। एकदम आसान सा टॉपिक है बेटा, इतना दिमाग यहाँ लगाना है। आइए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। बिल्कुल मोलर कंडक्टेंस जैसा ही डेफिनेशन है, सुनो। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 gram equivalent electrolyte।
वहां क्या था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी के बाद, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना मैंने सोल्यूशन क्वालिटेटिव में सिखाया है आपको, ठीक है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, due to all the ions present in that volume of solution, that volume of solution, बात नहीं करे भाई, which contains 1 gram equivalent electrolyte, या 1 equivalent electrolyte लिखोगे तब भी सही, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं याद है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास ने निकालना सिखाया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बराबर, सब सीख लिया पहले हम लोगों ने। तो चलिए, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम लिक्विड, यानी आप सॉल्यूशन में हाथ डाल के वो वॉल्यूम ऊपर लाइए जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, और उस वॉल्यूम में जितने आयंस मिलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से, उसके कारण जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा बेटा, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना ये बात। अब एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या तो ग्राम इक्विवेलेंट को z बार से डिनोट करते थे, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में नहीं है। अच्छा बताओ बेटा, आपको इस फॉर्मूले में कौन सा वॉल्यूम रखना है जिसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट खुला हुआ हो, यहाँ 1 रख दें, इसका मतलब यहाँ 1 रख दिया, ये आ गया, इसका मतलब B इक्वल टू क्या 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आ गया क्या, बस हो गया, डेफिनेशन बन गया आपका, फॉर्मूला भी तैयार हो गया, 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, यूनिट बता दो इसकी। चलो, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कप्पा तो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी होती है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर, मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट पर सीएम क्यूब, बराबर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एग्रीमेंट, या उल्टा स्पीड ब्रेकर सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया, ये सब क्या हो गया आपके यूनिट से। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस वो वॉल्यूम का कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जुड़ा हुआ है वो मोलर, वो वॉल्यूम का कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जुड़ा हुआ है वो इक्विवेलेंट है। दोनों का बेटा ध्यान से याद रखिएगा फॉर्मूले, कप्पा का G टू G स्टार, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट L बाय A दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी हमेशा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। हां, यहां थोड़ा सा खेल देगा आपके साथ, मोलैरिटी देके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा तो अपन ने पढ़ा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वहां से निकाल के नॉर्मेलिटी निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपस में क्या रिलेशन है ये देखिए। समझिए, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। कभी कभी आपको मोलर दे देगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इक्विवेलेंट पूछ लेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे पूछ लेगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, मोलर कंडक्टेंस को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से डिवाइड करूं, अच्छा बता बेटा, मोलर कंडक्टेंस क्या फॉर्मूला, क्या कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होगा। क्या ये कैंसल हो जाएगा, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी हो जाएगा।
आइए साहब सोल्यूशन कॉलिगेटिव में नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, याद करिए होता है एन फैक्टर, पढ़ाया था वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब क्या, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी को मैं एन फैक्टर बोल सकता हूँ। क्या यहाँ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ही आया? इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर, ये आ गया दोनों में रिलेशन। बात समझा क्या? मोलर अपॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर। बस अब तुमको एसिड का, बेस का, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, जो मैंने नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक पे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में सिखाया कि एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा। एसिड का एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, यानी वो एसिड कितना H+ दे रहा है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। बेस का एन फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी, वो बेस कितना OH- दे रहा है उसका एन, जैसे NaOH का कोएफिशिएंट एन फैक्टर तो 1, CaOH होल ट्वाइस का एन फैक्टर 2, AlOH होल थ्राइस का एन फैक्टर 3, ठीक है। बात समझ? HCl का एन फैक्टर 1। कोई भी एसिड जितने H+ देता है वो उस एसिड का एन फैक्टर कहलाता है। कोई भी बेस बेटा जितने OH- आयन देता है वो बेस का एन फैक्टर कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना, क्योंकि सारा कुछ कहां खेला जा रहा है, सॉल्ट पे। तो सॉल्ट का एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट का एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सॉल्ट। जैसे एक आध एग्जांपल बता देता हूं। मान लो बेटा आपसे मैं पूछूं MgCl2 का जरा मुझे एन फैक्टर बता दो आराम से। हाँ, MgCl2 पहले इसको आप तोड़ लीजिए, Mg+2 + 2Cl-, ठीक है। आप बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? आई होप +2 का ही है। टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 का है। आपको साइन नहीं रखना है, केवल मैग्नीट्यूड रखना है। बात समझना? तो जो भी सॉल्ट का एन फैक्टर, या तो तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज रख लो या तो टोटल नेगेटिव, बट साइन मत रखना, साइन हमेशा पॉजिटिव में एन फैक्टर होता है। बात समझना? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जरा MgCl2 वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो चार ऑप्शन आपके सामने बनाएंगे। देखिए, तो अपन को पता है कि मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर होता है क्या। तो अगर मैं MgCl2 के लिए ये बात लिखूं तो MgCl2 का एन फैक्टर 2 होगा क्या। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसे ऑप्शन बन गए 2 into दिस। बात समझा क्या? तो बस आपको अगर एन फैक्टर निकालना होगा तो फटाक से कर लो, और इससे ये बात बड़ी आसानी से प्रूव हो रही होगी। कभी कभी मान लो आपको किसी भी आयंस का क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस। मेरी बात सुन लो, बहुत काम की बात है, फटाक से क्वेश्चन हिला डालोगे पूरा, ठीक है। आपको मोलर कंडक्टेंस दिया है, यहाँ किसी आयन, मान लो कैल्शियम आयन का दिया आपको मोलर कंडक्टेंस A, मतलब A ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको क्या दिया भाई, Mg+2 आयंस का जो मोलर कंडक्टेंस है वो है A ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यही होता है। आपसे बोला इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए, तो अब क्या करोगे, अपने को पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या मैं मोलर कंडक्टेंस को एन फैक्टर से डिवाइड मार दूं, और किसी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उस आयन पे क्या चार्ज है। बताइए मैग्नीशियम प्लस कितना चार्ज है 2, इसका मतलब इसका होगा A/2, खत्म हो गया। समझा क्या? यानी जो भी आपके पास मोलर कंडक्टेंस दिया है किसी पर्टिकुलर आयन का, इक्विवेलेंट पूछ रहा है, बस उस आयन के एन फैक्टर से डिवाइड मारो मोलर। हाँ तो भाई ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर ना, इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं बेटा मैं। बात समझा क्या? ये बात तुमको कोलराउस लॉ में बहुत हेल्प करेगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, मोलर कंडक्टेंस बहुत ढंग से पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट में गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। तो सच्चाई है कि वो एन फैक्टर में फंस जाते हैं। ध्यान रखना, सॉल्ट का एन फैक्टर या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव। तुम्हारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो आयंस का मोलर कंडक्टेंस दे देगा और इक्विवेलेंट पूछेगा, तो आयंस का एन फैक्टर होता है उस आयंस पे कितना चार्ज। बात समझा ना? इसमें बोल देता अभी कि मान लीजिए आपका N-3 आयंस का मोलर N-3 आयंस का मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एन क्या दिया है B, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए। तुरंत हम क्या करेंगे, इसके मोलर कंडक्टेंस को n फैक्टर्स डिवाइड करेंगे, B/3, खत्म। आ रहा समझ में क्या? ठीक है, तो जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे मोलर कंडक्टेंस को उसके n फैक्टर्स डिवाइड मार दो, काम हो जाएगा। इतने में किसी दिक्कत? शाम को क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल होगा और मैं इसी तरह करूंगा आपके सामने, ये देखो मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको बना के दिया समझो। चलिए क्लास टॉपिक और निपटाते हैं इसमें का। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए देखिए बात मत करें। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस यानी क्या जी, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। एक बात सुन लो बेटा, कंसंट्रेशन से पढ़ाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज, मेरी बात समझो, मजा नहीं आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा, डाइल्यूशन से समझोगे तो मजा आएगा। देखो हम समझाएंगे डाइल्यूशन से और जस्ट बाजू में थोड़ा सा लिख देंगे, देखो कंसंट्रेशन ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन याद करोगे 100% कंफ्यूज होगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाया तो क्या हुआ। अपन डाइल्यूशन सब कुछ समझेंगे। डाइल्यूशन अपने को पता है, कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूशन होता है ना बेटे, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर है कि नहीं भाई। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ यानी कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, अगर मैं डाइल्यूशन कम कर रहा हूँ यानी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। तो सब कुछ समझाऊंगा किससे, डाइल्यूशन से, और बाजू में कंसंट्रेशन लिख दूंगा। और तुमको मान लो एग्जाम में लिखना भी आ गया है ना, तो पहले डाइल्यूशन के साथ सोच लेना, फिर कंसंट्रेशन का लिख देना, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलो सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारा टॉपिक क्या है कि डाइल्यूशन करने पर या कंसंट्रेशन करने पर हम किस में समझ रहे हैं, डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन अपने आप उल्टा समझ में आएगा। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो आपसे पूछा है कि कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा। चलो मैं पहले तुमको रटवा देता हूं, जो तुम्हारा पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर समझाने का प्रयास करता हूं। कप्पा को छोड़ दो तो बाकी सारे डाइल्यूशन बढ़ाने पे पड़ते, तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया तैयार। अब अंदर सब पर्दाफाश करोगे। ठीक है, कप्पा को अगर छोड़ दिया जाए, यही है जो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कम होता है। बाकी तुम पानी डालो, ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, ये घट जाते हैं, ये घटते हैं। और यही वाला बहुत बार पूछा जाता है कप्पा। ठीक है, तो अब रीजन बता रहा हूं ना बेटा, पहले वो क्वेश्चन बता देगा यही आते हैं। अब सुनो रीजन है। सबसे पहले इनका बताओ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी जी। देखो जब भी हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मैं सारी बातें स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग बताऊंगा सब। ठीक है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस हमेशा बढ़ा। ठीक है, यानी कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ठीक है, फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं, आराम समझिएगा टॉपिक। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो बेटा तो दोनों की कंडक्टेंस बढ़ेगी, बट दोनों के लिए रीजन अलग होता है। रीजन जरा सुनना, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, बहुत ध्यान समझना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, बट इसका रीजन अलग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, उसका रीजन लेकिन अलग होगा। मतलब हमको उस रीजन चलना है, दोनों का रीजन क्या है। देखो आपने पढ़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, बहुत ध्यान समझना, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान समझना कैसे पढ़ा रहा हूं, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, देखो मैं ऊपचे में तुरंत ध्यान दिया कंसंट्रेशन कम, बस मैं डाइल्यूशन समझा रहा हूं, डाइल्यूशन बढ़ाया, बाजू में क्या लिख दिया। तो अगर तुमको एग्जाम में लिखने को आया कंसंट्रेशन, तो ये उठा के छाप दो, बात समझा ना भाई। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूं, कम। मैं समझा किस तरह डाइल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाया तो किया क्या, कंसंट्रेशन कम किया ना, तो कंसंट्रेशन वाला भी एक्सप्लेन हो रहा है साथ में, बात समझिएगा। तो आप इसको समझिए, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाऊंगा, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या। और तुमने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ, मैंने पढ़ाया है, हाँ वीडियो में देखा होगा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, अल्फा बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब भी तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% आयनाइज, तुमने उसे पानी डाला वो 7% आयनाइज हो गया। बात समझाना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, अल्फा बढ़ गया। अल्फा बढ़ गया यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए यानी कंडक्टेंस बढ़ गया, क्योंकि चार्ज कैरियर बढ़ गया। समझ में आया क्या? लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग के केस में ये मत लिख देना कि भाई कंडक्टेंस बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। भाई स्ट्रॉन्ग को तो जितना टूटना है वो तो टूट चुका होगा, वो तो 100% बेटा डिसोसिएट होते हैं। तुम पानी मिला के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइजेशन नहीं बढ़ा सकते। उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तुम कम पानी में डालो, ज्यादा पानी में डालो, बहुत ज्यादा पानी में डालो, पूरा का पूरा ही टूटेगा। तो यानी स्ट्रॉन्ग के केस में पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ने की ये वजह कतई नहीं होती कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। भाई स्ट्रॉन्ग तो पूरा पूरा टूट चुका होगा ना, जितने आयंस मिलने होंगे मिल चुके होंगे। फिर हो क्या रहा होगा, जब तुम पानी डाल रहे होगे ना स्ट्रॉन्ग के केस में, तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा। वॉल्यूम बढ़ने समझो कि जो आपके दो आयंस जो थोड़े पास पास थे, जब तुमने पानी मिलाया तो ये थोड़ा एक दूसरे से कहां चले गए, दूर चले गए। वॉल्यूम बढ़ने में, और जब दूर चले गए तो प्यार से मूव करेंगे। तो समझ में आया क्या? ठीक है। बाकी यहाँ आयंस वायंस नहीं बढ़ते स्ट्रॉन्ग के केस में, ठीक है। जितना टूटना था टूट चुका है वो। तो क्या होता है भाई कि स्ट्रॉन्ग के केस में जब आप डाइल्यूशन करते हो ना, तो नए आयंस पैदा नहीं होते। जो आयंस है उनके बीच में ही क्या हो जाता है बेटा, दूरियां बढ़ जाती है अपोजिट आयन के बीच में। वॉल्यूम बढ़ा तो दो आयंस एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर दूर हो गया, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं अट्रैक्ट करेंगे। ये भी फ्री है चार्ज को कैरी करने के लिए, ये भी फ्री है चार्ज को कैरी करने के लिए। कंडक्टेंस बढ़ गया। जब एक दूसरे से ही प्यार किए बैठे हो दोनों, तो क्या चार्ज को कैरी करेंगे? क्या काम धंधा कहाँ करते हो जब तुम प्यार में होते हो ना? हाँ, तुम तो मुझे लगता है बिना ब्याहे मरोगे। तुम्हारे दिल खराब है ना बेटा, ठीक है। चलो भाई, भगवान करे अच्छा हो तुम्हारे साथ। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग के कैसे बात करते हैं बेटा, लोग समझ में आता है। चलो बेटा, मैंने स्ट्रॉन्ग बेटा देख मैंने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ाया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस बहुत सारे हैं। तो अगर समझो, सपोज करो बेटा यहाँ पे वाटर है, ऐसा इसमें आयंस पड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच कितना गैप। स्ट्रॉन्ग केस में बहुत आयंस है। जब तुम पानी मिलाओगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, मतलब सॉरी बढ़ जाएगी डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा कि दोनों इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करें, एक की मूवमेंट का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम स्ट्रॉन्ग के केस में डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कोप्चे में लिख रहा हूं कंसंट्रेशन कम कर। बात समझा क्या? अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो बेटे वॉल्यूम बढ़ेगा, पर स्ट्रॉन्ग के केस में क्या डीओडी बढ़ेगा? क्या स्ट्रॉन्ग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 1 होता है, 100% टूटता है। यहाँ पे क्या होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ेगी साहब, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ जाएगी। दो आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़ने से दो आयंस के बीच का प्यार कम हो जाएगा। फिर ये अपना एक है, जब हम भी इलेक्ट्रिसिटी लेके मूव करते तुम भी मूव करो ना, हम तुमको अट्रैक्ट करें तुम हमको अट्रैक्ट करें, हम अपना काम धंधा करते तुम अपना काम धंधा करते। हाँ, तुम्हारे चक्कर में क्या काम धंधा छोड़ते। इंटर आयन डिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। बराबर बात समझा ना? ठीक है, इस वजह कहां से आगे मुझे एक मीम से याद आ गया एक्चुअली, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अब क्या करने आए हो, बराबर है क्या? वो कहता है मैं टेंट लगाने आया हूँ, है ना, कि हम लोग नहीं छोड़ सकता। चलो तो शादी की बात, मेरी पर्सनल एडवाइस मानो तो मत कर, ठीक है? शादी आ जाओ, कंडक्टिविटी कप्पा पे आओ। चलो कंडक्टिविटी,
ये सब वीडियो गलती से कभी ऐसा मत हो मेरी वाइफ से बिलो बोलो ये वीडियो देखिएगा, गलत काम मत करना तुम लोग कभी। ये वाला वीडियो जाके शेयर कर दो, देख ले, शादी मत करना, ये घर पे मेरी वाट लग जाए, ठीक है? आइए कंडक्टिविटी समझते बेटा क्या होती है, समझो। कंडक्टिविटी आपको पता है 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है क्या बोलते हैं? 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस क्या कहलाती है? स्पेसिफिक। समझ बेटा समझ। डाइल्यूशन बढ़ाने पर यही एकमात्र कंडक्टेंस है बेटा जो घटता है। अब बात है रीजन क्या है, खुद दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। मान ले बेटा 1 ml में 4 आयंस, 1 ml सॉल्यूशन में 4 आयंस है, तुमने पानी डाला तो वॉल्यूम बढ़ा, तो क्या पर ml नंबर ऑफ आयंस कम नहीं हो गए? बस खत्म कहानी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम। समझा क्या भाई? 1 ml बेटे 4 आयंस थे, तुमने 1 लीटर पानी डाल दिया तो क्या हुआ? क्या पर ml अभी भी 4 आयंस रहेंगे क्या? अब तो कम हो गए ना, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा यानी कंसंट्रेशन कम कर, ये बार-बार बाजू लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर वॉल्यूम बढ़ेगा बेटे, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, जिससे कप्पा घट जाएगा। आया समझ में कि क्यों पानी मिलाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता, बाकी सब बढ़ते। इनका समझ में, इनको समझा दिया बढ़िया, इनको ही बढ़िया समझो। समझना कि पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से कप्पा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पर ml सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एकदम आसानी समझा दिया। आइए इन दोनों में बात करें। अब देखना यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर बात करें बेटा, ये अच्छा खासा डिबेट का टॉपिक कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा, जबकि सच्चाई ऐसे दिखे कि सर यहाँ तो घटना चाहिए। जरा सुनो बस, एक साथ बता देता हूँ। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बराबर बेटा? एक बात बताओ, अगर मैं जब डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, यानी पानी मिलाना स्टार्ट किया हमने, डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ यानी कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, बराबर? अगर डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? अच्छा, जरा इन दोनों का बेटा फॉर्मूला याद करो। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्या ये है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्या ये है? एक बात बताओ, डाइल्यूशन बढ़ाने से कप्पा कम हुआ था क्या? बराबर, मसले का टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा था तो कप्पा क्या हो रहा था? कम हो रहा था। साफ साफ दिख रहा है यार सर, लैम्डा एम और कप्पा एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा कम हो रहा था तो लैम्डा एम भी कम होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब एक बात ये है, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्या होगा? हमने समझा डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा क्या होता है? कम। क्योंकि कप्पा क्या हो रहा था? कम, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो अपने को लग रहा है लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ भी सर क्या होगा? कम होगा, घटना चाहिए। जबकि सच्चाई है बढ़ता है। सच्चाई क्या है? ये बढ़ता है। तो बात आती है रीजन क्या है इसका। तो रीजन सुनो, आप कप्पा को देख रहे हो, जरा वॉल्यूम पे नजर डालो, ठीक है? क्या मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? क्या नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? जब तुमने डाइल्यूशन बढ़ाया यानी वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कम हो गई, ये कम हो गए, ये बढ़ गए। समझ में आता है? ठीक है, बात समझिएगा। नो डाउट कप्पा, देखो ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि कप्पा कम नहीं हुआ होगा, बट वॉल्यूम का बढ़ना इतना डोमिनेट कर गया, उसने मोलैरिटी को घटा दिया। ये सब एक्सपेरिमेंट से आए भाई, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो गई? कम। और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम हुआ तो ये बढ़ गया। इसका रीजन क्या लिखोगे कि जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बेटा क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कम होगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कम हो जाएंगे, और ये कम हो गए, ये दोनों बढ़ गए, तो ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए तो आज की अपनी बॉडी में ही विराम देता हूँ, शाम को फिर मिलेंगे ग्राफ के साथ, ठीक है?